परछाई एपिसोड 175। अब आगे युवराज और समायरा की नज़र अब सुहानी पर थी। वो दोनों सुहानी का फैसला जानना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि सुहानी ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहली कड़ी है। सुहानी कुछ सोचकर कहती है, ओके देन, इट्स आवर टीम। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज और समायरा का चेहरा शांत हो जाता है और अर्नव और विवेक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही निशा अब भी नाराजगी के साथ युवराज को ही देख रही थी। उसे युवराज पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सुहानी के नाना को ढूंढने से उनके पास पहुंचने तक सारी मेहनत निशा ने की थी और लास्ट में युवराज उसका क्रेडिट उठाकर ले गया था। अर्नव कुछ कहने ही वाला था, तभी सुहानी युवराज से कहती है, नाना जी कहाँ है? युवराज जवाब देता है, उन्हें बाय रोड लाया जा रहा है, वो शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। ये कहकर युवराज एक नज़र निशा की तरफ देखता है और फिर अपनी नज़रें फेर लेता है। विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, अभी हमारे सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम पहले किस पर फोकस करेंगे? समायरा कहती है, जब तक इसके नाना नहीं आ जाते हम सुहानी के मैटर में कुछ कर नहीं सकते और उस साय तक पहुंचने के लिए हम अभी काफ़ी पीछे हैं, तो पहले हमें उस औरत को रोकना होगा जो लोगों को इस तरह से मार रही है कि उनकी लाश की राख के अलावा कुछ भी नहीं बच रहा है। उस कमरे में सभी लोग इस बात को अच्छे से जानते थे कि कोई है जो लोगों को इसी तरह से मार रही है। निशा हैरानी से कहती है, आपको कैसे पता कि वो एक औरत है? क्या आप उसे जानती हैं? सुहानी और विवेक भी अपनी आंखों में यही सवाल लिए समायरा को ही देख रहे थे। निशा का सवाल सुनकर समायरा युवराज की तरफ देखती है। युवराज बिना पल के झपके आंखों से समायरा को उन्हें सच बताने का इशारा कर देता है। समायरा कहती है, मैं उसके बारे में पूरी तरह से तो नहीं जानती, लेकिन मैं इसका अंदाज़ा लगा सकती हूँ। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, और आपका अंदाज़ा क्या कहता है? कौन है वो? समायरा सीरियस होकर कहती है, मैं ये नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन शायद ये जानती हूँ कि वो क्या है। समायरा का जवाब सुनकर सुहानी, निशा और विवेक उसे हैरानी से देखने लगते हैं। अर्नव और युवराज शांत थे क्योंकि समायरा पहले ही उन्हें इस बारे में कुछ बता चुकी थी। निशा पास खड़े विवेक से धीरे से कहती है, इसका बूझो तो जाने फिर से शुरू हो गया। हर वक्त इसे हमारा IQ टेस्ट क्यों लेना होता है? सीधे सीधे नहीं बता सकती क्या? सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्या मतलब? माया कुछ याद करते हुए कहती है, हजारों सालों से हिमालय सकारात्मक और नकारात्मक साधनाओं का केंद्र रहा है। हमेशा से लोग यहाँ अपनी साधनाएं और तपस्या के लिए आते रहे हैं। मेरा जन्म भी हिमालय में ही हुआ था और मैं वहीं बड़ी हुई हूँ। मैंने वहाँ बहुत से चमत्कार और बहुत महान योगी देखे हैं। जब मैं छोटी थी तो माँ ने मुझे कुछ साधकों के बारे में एक कहानी सुनाई थी। मुझे लगता था कि वो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस कहानी नहीं थी बल्कि सच था। विवेक क्यूरियस होकर कहता है, कैसी कहानी? समायरा अपनी बात शुरू करती है, माँ ने बताया था कि जिस तरह से आज लोग हिमालय में तप और साधना करने के लिए आते हैं, इससे कहीं ज्यादा लोग पहले आया करते थे और यहाँ आकर वो बहुत सी शक्तियाँ पाते थे। मैंने भी वहाँ कई सालों तक अपनी साधनाएं की है और बहुत सी शक्तियाँ पाई है। इसी तरह से शक्तियों की तलाश में कुछ लोग कई 100 साल पहले हिमालय आए थे। वैसे तो जब कोई भी हिमालय किसी ज्ञान की तलाश में आता है तो सबसे पहले वहाँ के किसी योगी का मार्गदर्शन पाने की कोशिश करता है और इसके लिए वो एक गुरु बनाता है, क्योंकि आध्यात्म के रास्ते पर गुरु का होना ज़रूरी होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो 21 लोगों के एक दल में आए थे और आते ही उन्होंने अपनी एक अलग तरह की साधना एक साथ शुरू कर दी। वो सब हिमालय के दूसरे योगियों से बिल्कुल अलग थे। उनमें कुछ आदमी भी थे और कुछ औरतें भी। वो सब काले कपड़े पहने हर वक्त अपनी साधना में लगे रहते। वो ना कुछ खाते थे और ना ही कुछ पीते थे। इस स्थिति तक आने में साधकों को कई दशक तक लग जाते हैं, लेकिन वो पहले ही इसमें सक्षम थे। हिमालय में सभी सिर्फ अपनी साधना में मग्न रहते हैं, इसलिए उन पर कोई ध्यान नहीं देता था और वो अपने काम में लगे रहते थे। इसी तरह से कई साल बीत गए। कहा जाता है कि एक रात उस जगह से एक बहुत बड़े योगी गुजर रहे थे जहां वो लोग रहते थे। चलते हुए उस योगी के पैर एक राख के ढेर से टकरा गए। जैसे ही वो राख योगी के पैर पर पड़ा, उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने फौरन नीचे देखा और फिर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उस राख को देखते ही उन्हें समझ आ गया था कि ये इंसानी शरीर के अवशेष हैं। उन्हें ये भी पता चल गया था कि ये राख जिस इंसान के शरीर का है उसे अप्राकृतिक तरीके से किसी तंत्र से मारा गया था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये काम किसका होगा। वो योगी बिना कुछ सोचे उस तरफ बढ़ गए जहां वो लोग अपनी साधनाएं कर रहे थे।
जैसे ही योगी उनके पास पहुंचे उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई सामान्य साधना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और भयानक काली साधना थी। उनके करीब जाते ही योगी को ये भी समझ आ गया कि वो एक नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी अपनी इस साधना के लिए छीन चुके हैं, क्योंकि वहां सिर्फ 21 लोगों की जीवन ऊर्जा नहीं थी। वो योगी जान गए थे कि अब हिमालय में रहने वाले सभी साधकों की जान को खतरा है, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे वहां रहने वाले साधकों को ही मार रहे थे। योगी ने देखा कि वो सभी ऊपर से नीचे तक काले कपड़े से ढके हुए थे और एक हवन कुंड के चारों तरफ खड़े होकर कोई क्रिया कर रहे थे। योगी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी शक्तियों से उनकी साधना में बाधा खड़ी कर दी और वो हवन कुंड बुझ गया। ऐसा होते ही वहां बहुत से लोगों की गुस्से में गुर्राने की आवाजें गूंजने लगी। उस योगी को अंदाजा था कि वहां जो लोग थे वो बहुत ताकतवर थे और वो अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने पहले ही अपने मन की शक्ति से अपने गुरु को संदेश भेज दिया था। अपनी साधना रुक जाने से वो सभी लोग गुस्से से पीछे मुड़कर उस योगी को देखने लगे। उनके पीछे मुड़ने पर योगी ने देखा कि वो लोग पूरी तरह से इंसान नहीं थे। वो आधे इंसान और आधे पिशाच थे। उनकी ऊंचाई भी सामान्य इंसान से 2 से 3 फीट ज्यादा थी। उनका चेहरा तो किसी इंसान की तरह था, लेकिन उनकी आंखें एक पिशाच की तरह। उनमें से एक उस योगी के सामने आया और उसने योगी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया है। शायद वो उन सब का मुखिया था। उसके ऐसा करते ही उस योगी का शरीर भी किसी राख में बदल गया। उस योगी ने अपनी शक्तियों से और भी कई साधकों तक अपना संदेश भेज दिया था, जिसकी वजह से और भी लोग वहां आ गए और फिर उन पिशाच और योगियों में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। ये सच है कि अच्छाई बुराई से ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन उसे ताकतवर होने में वक्त भी लगता है। बुरी शक्तियां ज्यादा जल्दी पाए और सिद्ध की जा सकती है। शायद यही वजह थी कि वहां साधक उन पिशाचों का शिकार बनते जा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में उस योगी के गुरु वहां अपने कुछ बहुत शक्तिशाली शिष्यों से साथ आ गए। उनके आते ही उस लड़ाई की दिशा ही बदल गई। उन्होंने और उनके शिष्यों ने उन पिशाचों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका जिंदा रहना अब खतरनाक हो चुका था। उस योगी के गुरु इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में सारे पिशाचों को मार दिया गया और उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। ये कहकर समायरा चुप हो जाती है। सभी खामोशी से समायरा की बात सुनते हुए उसे ही देख रहे थे। अर्नव और युवराज को भी समायरा ने बातें सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बताई थी। उन्हें भी इस कहानी के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। पूरी बात सुनकर निशा कहती है, तो आपको लगता है कि ये वही है? समायरा कहती है, हाँ। अर्नव कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन समीरा, तुमने ही तो कहा ना कि उस योगी के गुरु ने सभी को मार दिया था, फिर ये उनमें से कोई कैसे हो सकता है? समायरा एक गहरी सांस लेकर कहती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ शिकार हो रहे हैं वैसा शिकार सिर्फ वही किया करते थे। अब ये कहाँ से आए हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये उनमें से ही एक है। और उस रात तमस को सिंघनिया मेंशन के बाहर हमसे छुड़ाकर यही ले गई थी। समायरा के ऐसा कहने पर युवराज फौरन कहता है, क्या? समायरा हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज कहता है, इसका मतलब ये करीबी उस साए से ही जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, समायरा कहती है। सारी बातें सुनकर अर्नव कहता है, तो अब प्लान क्या है? युवराज गुस्से में कहता है, पहले उस आधे इंसान और आधे पिशाच को ढूंढकर खत्म करेंगे। समायरा फौरन कहती है, हम में से कोई भी ऐसा करने के काबिल नहीं है। ये सुनकर युवराज सवालिया नजरों से समायरा को देखने लगता है। समायरा आगे कहती है, उस रात मैंने जो ऊर्जा महसूस की थी वो हम दोनों से कहीं ज्यादा है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो भी उस तांत्रिक की तरह ही सदियों से यही है। समायरा की बात पूरी होते ही युवराज समझ जाता है कि समायरा पद्मिनी के बारे में क्यों पूछ रही थी। युवराज इससे ज्यादा कुछ सुहानी, निशा और विवेक के सामने डिस्कस नहीं करना चाहता था। इससे पहले कोई और कुछ कहता युवराज अर्नव से कहता है, S.P. सिंह, आप समायरा के साथ उन लोकेशंस पर जाइए जहां मर्डर्स हुए हैं। मैं भी वहीं पहुंचता हूं। आई एम श्योर हमें वहां कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। शाम तक अवंतिका सक्सेना के डैड यहां पहुंच जाएंगे और हमें उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल सकती है। अर्नव और समायरा समझ जाते हैं कि युवराज अब सुहानी, निशा और विवेक के सामने उनसे और कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद युवराज की नज़र निशा और विवेक पर जाती है। ये देखकर विवेक सुहानी से कहता है, सुहानी तुम आराम करो, आज मैं और निशा ऑफिस का काम संभाल लेंगे। ये कहकर विवेक निशा की तरफ देखकर चलने का इशारा करता है। निशा युवराज को देखकर अपने मन में कहती है, युवराज सर, आज आपका दिन था। आपने मेरा टारगेट तो हड़प लिया, लेकिन अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया ना
तो मेरा नाम भी निशा नहीं। निशा विवेक के साथ उस रूम से बाहर चली जाती है। सभी के जाने के बाद युवराज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके कहता है, 10 मिनट में यहाँ डॉक्टर्स की एक टीम भेजो। ये कहकर युवराज फोन कट कर देता है। सुहानी वहां खड़े हुए युवराज को ही देख रही थी। युवराज बिना कुछ कहे उसके पास जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उन निशानों को देखने लगता है। उन्हें देखते हुए युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सुहानी को ये तकलीफ देने वाला आज रात उसके सामने से ही होकर गुजरा था, लेकिन युवराज उसका कुछ नहीं कर पाया था। युवराज की नज़र सुहानी के जख्मों पर थी और सुहानी की युवराज पर। वो युवराज के चेहरे पर अपने लिए तकलीफ साफ देख पा रही थी। युवराज को देखते हुए सुहानी के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि अगर युवराज को उसकी इतनी ही फिक्र है तो फिर उसने सुहानी को छोड़ क्यों दिया था। युवराज उन चोटों को देखते हुए कहता है, ज्यादा दर्द हो रहा है। सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। युवराज को पता था कि सुहानी झूठ बोल रही है, क्योंकि जैसे जख्म उसकी बॉडी पर थे, ये हो ही नहीं सकता था कि उससे सुहानी को दर्द ना हो रहा हो। युवराज समझ रहा था कि अभी सुहानी उससे अपनी तकलीफ भी नहीं बांटना चाहती है। युवराज सुहानी के चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ। सुहानी वहां से उठकर चली जाती है। इधर अर्नव और समायरा कार से क्राइम लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे। अर्नव ड्राइव कर रहा था और समायरा कुछ सोच रही थी। अर्नव काफी देर से समायरा को नोटिस कर रहा था। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो कहता है, क्या हुआ समायरा, तुम परेशान लग रही हो। अब तो हम सब साथ हैं ना, हम मिलकर ये सब सॉल्व कर लेंगे। समायरा सामने देखते हुए कहती है, नहीं, जब तक सुहानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती युवराज किसी और चीज पर ध्यान नहीं देगा। अर्नव कहता है, तो ठीक है, तुम दोनों के लिए सुहानी की प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी, पहले वो ठीक कर लेते हैं फिर हम उस साय के बारे में सोच लेंगे। अर्नव को सुहानी की परेशानी मामूली लग रही थी। उसे लग रहा था कि समायरा उसे एक पल में सॉल्व कर सकती है। समायरा कहती है, नहीं, प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है। अर्नव क्यूरियस होकर कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। समायरा कहती है, क्या तुमने एक बात नोटिस नहीं की। अर्नव कहता है, कौन सी बात। समायरा सीरियस होकर कहती है, सुहानी उस साय के शिकार को अपने सपने में हमेशा देख पाती है। इसका मतलब सुहानी और उस साय के बीच कुछ तो कनेक्शन है। आज रात भी उस साय ने शिकार किया, लेकिन इस बार सुहानी उसे नहीं देख पाई, बल्कि आज रात उसने कुछ और ही देखा। समायरा के ऐसा कहते ही अर्नव अचानक से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है और अपनी आंखों के घबराहट लिए समायरा को देखकर कहता है, इसका मतलब सुहानी जिसे सपने में देखती है वो इतना पावरफुल है कि वो सुहानी और उस साय के कनेक्शन को इफेक्ट कर सकता है और उसकी वजह से ही सुहानी आज रात हुए मर्डर्स को नहीं देख पाई। समायरा हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर अर्नव और भी ज्यादा परेशान होकर कहता है, अब हम क्या करेंगे। समायरा कुछ सोचते हुए कहती है, सुहानी ही उस साय तक पहुंचने की कड़ी है। उस साय तक पहुंचने के लिए हमें उस चीज को खत्म करना होगा, वरना हम साय तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। समायरा अपने मन में कहती है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर सुहानी के साथ और भी कितनी चीजें जुड़ी है। सुहानी कोई नॉर्मल लड़की हो ही नहीं सकती। मुझे तो लगने लगा है कि कहीं ये सब शुरू होने ही वजह सुहानी ही तो नहीं है। आगे की स्टोरी के लिए कल का इंतजार करें।